एवरीवन, वेलकम टू पागम एकेडमी। आज हम लोग डीएलएड का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, ये पहला प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद और भी आएंगे। आप लोग इस पर अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो और भी डीएलएड के आगे भी और भी प्रैक्टिस सेट आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मतलब और सारे एग्जाम में। इसका तो फर्स्ट एग्जाम हो रहा है डीएलएड का, लेकिन बिहार के कई सारे एग्जामों में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके ऑप्शन भी जो है वो इस तरह से हैं कि ऑप्शन से भी आप लोगों को मतलब सारी जानकारी दी जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये समान ज्ञान का है। टोटल समान ज्ञान से कितने क्वेश्चन आते हैं? तो 20 क्वेश्चन आते हैं। समान ज्ञान से 20, और फिर उसके बाद समान विज्ञान से मतलब साइंस के भी कितने रहते हैं? साइंस के भी 20 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद आप लोगों का हो गया मैथ्स के 30 क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग के 25, और हिंदी और इंग्लिश से 30 क्वेश्चन रहते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं ये जीके का। इसमें कह रहा है गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक किन्हें कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ओके, और अगर इनके बारे में जाने तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म इनका कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी गाँव में। ओके, नेपाल के लुम्बिनी गांव में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इन्होंने अपना घर त्यागा, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ होती है? तो वो बोध गया में होती है। ठीक है, बोध गया में इन्हें क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति। और सबसे पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? अपना सारनाथ में। ओके, सबसे पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था? सारनाथ में। वो भी किनको? अपने मित्रों को दिया था। और सबसे अगर पूछे कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने दिए थे श्रावस्ती में। ओके, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती। आप देखते हैं यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ओके, पावापुरी ये जगह जो होता है ये महावीर स्वामी से रिलेटेड है, मतलब जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे, ठीक है, 24वें तीर्थंकर, ये उनसे संबंधित है। कौशाम्बी, ठीक है, ये कौशाम्बी यहाँ जो होता है ये नहीं है। वैशाली ये भी नहीं। ठीक है, और एक शहर है कुशीनगर, ये यूपी में पड़ता है। कुशीनगर यहाँ पे जो होता है महात्मा बुद्ध की, गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है कुशीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुजुक ए बावड़ी, ठीक है, तुजुक ए बावड़ी किस भाषा में लिखा गया था? तो पहली बार जानते हैं तुजुक ए बावड़ी ये क्या है? ये बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा, ये उन्होंने बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखाई थी। और ये किस भाषा में है? तो तुर्की भाषा में, क्योंकि उस टाइम में तुर्की भाषा का प्रचलन था। तो बाबर ने तुर्की भाषा, और ये आए भी थे तुर्की की तरफ से, मतलब इंडिया का अगर देखें तो इंडिया के ये मतलब पश्चिम साइड से आए थे, उत्तर पश्चिम इलाके से, अफगानिस्तान वाली तरफ से। तो इसलिए इधर उधर तुर्की भाषा का चलन था। मतलब ये गंधार, ये अफगानिस्तान का जो एरिया है, ये उस साइड से बाबर लोग आए हुए थे, बाबर आए थे। तो इन्होंने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बावड़ी लिखी थी। लेकिन जब अकबर का टाइम आया तो अकबर ने इसे जो होता है ये फारसी भाषा में अनुवाद कराया। ठीक है, अकबर ने फारसी भाषा में अनुवाद कराया, उसका नाम रखा, और उस किताब का नाम रख दिया बाबरनामा। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बाबरनामा ये किताब मतलब किसके शासनकाल में लिखा गया है? तो अकबर। और किन्होंने लिखा है? तो अकबर के दरबारी कभी दरबार में एक रहते थे, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, तो इन्होंने उस किताब को लिखा है बाबरनामा को। ये इसका फारसी अनुवाद है तुजुक ए बावड़ी का। नेक्स्ट है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, 1857 की क्रांति, ये तो हम लोग सभी जानते हैं। 1857 की क्रांति बहुत ही फेमस हुई थी, मतलब सैनिक विद्रोह था एक तरह से। सभी कई जगह के इलाकों से जो मतलब सब लोग अपने अपने नेतृत्व में कुछ सेना को या कुछ लोग एकजुट होकर के अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए आए थे 1857 में। तो उस टाइम में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल उस टाइम में थे कैनिंग। ओके, अब ये कुछ और गवर्नर जनरल है जिनके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला है वेलेजली। ठीक है, वेलेजली, इसके बारे में देखते हैं। इन्होंने जो होता है भारत में मतलब इसे सहायक संधि का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसे वेलेजली को सहायक संधि का जनक कहते हैं। ऐसे तो अगर कहा जाए तो सहायक संधि मतलब फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो आए थे, ठीक है, डुप्ले ने स्टार्ट किया था सहायक संधि। लेकिन इसे अच्छी तरह से लागू किसने किया, मतलब सही तरीके से इसका प्रचलन किसने कराया? तो वेलेजली ने। इसलिए सहायक संधि का जनक भी किन्हें कहते हैं? वेलेजली को। ओके, नेक्स्ट है डलहौजी की बात करें तो, ठीक है, डलहौजी, इसने भी बहुत सारे काम किए।
इसमें जैसे मतलब रेलवे, डाकघर, ठीक है, डाकघर ये सब की नींव भी किसने रखी? डलहौजी ने। रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो डलहौजी। नेक्स्ट बात करते हैं मिंटो, ठीक है, मिंटो होगा, ओके। मिंटो द्वितीय जो था, इसके बारे में जो था, इसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, ठीक है। मिंटो द्वितीय को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, ओके। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो देखिए यहाँ पे ये विश्व की बात कर रहा है कि सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है, ओके। तो सबसे बड़ी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, विश्व का बात करेंगे तो कनाडा, ओके। लेकिन अगर यही हमको पूछेगा कि इंडिया में, ठीक है, भारत में सबसे बड़ी तटरेखा किस राज्य की है, तो हो जाएगा कौन सा? गुजरात। और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मतलब भारत के कितने राज्य वो समुद्र तटरेखा से मतलब सटे हुए हैं या फिर उनका समुद्री तटरेखा है। तो टोटल कितने राज्य हो जाएंगे? 9, ओके। और सबसे बड़ी तटरेखा किसकी हो जाएगी? गुजरात की। नेक्स्ट है 5 नंबर, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, ठीक है, कब की गई थी ये बताना है। तो राजा राम मोहन राय ने, इन्होंने किस समाज की स्थापना की? ठीक है, तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और कब की? तो इसका हो जाएगा 1800, मतलब ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। और कुछ और देखते हैं, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, इन्होंने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की। और कब की थी? 1875 में, ठीक है। उसी तरह स्वामी विवेकानंद जी थे, जिन्होंने क्या की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट है 6 नंबर, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? ठीक है, जब मतलब बंगाल का विभाजन होता है, ठीक है, बंगाल विभाजन, फिर उसको बाद में रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद आता है कि बंगाल, मतलब बंगाल से बिहार, उड़ीसा, इस वाले एरिया को क्या करता है? अलग किया जाता है। तो वही कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, ठीक है। तो कौन सा अधिनियम था? 1935 का, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार को एक अलग राज्य बना दिया गया, मतलब इसका बंगाल से इसको अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम में एक मंत्रिमंडल बनाया गया था, मतलब तो उस टाइम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे ये पूछ रहा है। तो देखते हैं हम लोग, शिक्षा मंत्री के बारे में बात हो रही है, तो पहले यहाँ एक लाइन सबको देखते हैं। तो करा सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह जो थे, इन्हें जो होता है रक्षा मंत्री बनाया गया था, ठीक है। और सबसे पहला घोटाला भी इन्हीं के टाइम में हुआ था, सरदार बलदेव सिंह के टाइम में ही। डॉक्टर जॉन मथाई, ठीक है, जॉन मथाई, इन्हें क्या दिया गया था? तो इन्हें रेल मंत्री बनाया गया था, डॉक्टर जॉन मथाई को। उसके बाद बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्हें जो होता है शिक्षा मंत्री बनाया गया था, ओके। वहाँ पे हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर जी को, इनको कानून मंत्री बनाया गया था, ओके। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई रेल मंत्री, अबुल कलाम आज़ाद ये हो जाएंगे शिक्षा मंत्री, और बी आर अम्बेडकर ये हो जाएंगे कानून मंत्री, ठीक है। और एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, जब पहला मंत्रिमंडल बना था उसमें एकमात्र महिला थी राजकुमारी अमृता कौर, ओके, राजकुमारी अमृता कौर थी, ये एकमात्र महिला थी उस मंत्रिमंडल में। और इन्हें कौन सा पद दिया गया था? तो इन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय, पहले इसको समझते क्या है। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है, मतलब जिससे किसी भी आयोग या किसी भी गठन का, मतलब जिस भी चीज़ का गठन होना है तो उसकी चर्चा हमारे संविधान में होनी चाहिए, ठीक है। तो उसे संवैधानिक निकाय कहेगा। अगर वो मतलब उसकी चर्चा संविधान में नहीं है तो वो असंवैधानिक हो गए। तो देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इन दोनों की चर्चा हमारे संविधान में है, ठीक है। आर्टिकल हो गया इनका 315 से लेकर के 323, यहाँ 315 से 323 तक किसके बारे में बताया गया है कि हमारे मतलब केंद्र और राज्य में क्या होंगे? लोक सेवा आयोग होंगे, ठीक है। वित्त आयोग, वित्त आयोग कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर 280, इसकी भी चर्चा किसमें? संविधान में है। लेकिन योजना आयोग ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं, ये असंवैधानिक है, क्योंकि योजना आयोग की चर्चा कहीं पे भी नहीं है, ओके।
इसलिए इन सब में तो कोई भी चेंजिंग, संवैधानिक निकाय हैं ये तीनों, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती है, लेकिन जो असंवैधानिक है, जिसकी जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, उसमें चेंजिंग हो सकता है। इसलिए 2015 में क्या हुआ था, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, कह रहा कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा का जो कार्यकाल वो पहले क्या होता था, 6 साल का होता था। अभी जो होता है प्रेजेंट टाइम में कितना, 5 साल का है, लेकिन पहले ये 6 साल का था। तो किस संशोधन के द्वारा इसे 6 से घटाकर 5 कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, कुछ देखिए 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 42वां संविधान संशोधन जो होता है, इन्हें हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं। ओके, मतलब संविधान का छोटा रूप, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में बहुत सारे मतलब चेंजिंग किए गए थे। जैसे हमारा मूल कर्तव्य, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, वो भी किस टाइम में जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा ही। तो बहुत सारी इसमें अच्छी बातें भी जोड़ी गई, बहुत सारी जो अच्छी नहीं थी वो उन्हें हटाया भी गया, संविधान को सुधारा गया। तो इसीलिए इसे लघु संविधान कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन को। नेक्स्ट बात करें 44वां संविधान संशोधन, जिस टाइम में क्या हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट हुआ था कि लोकसभा के कार्यकाल को 6 से घटा के कितना कर दिया गया, 5 वर्ष। और इस टाइम में एक और इम्पॉर्टेंट हुआ था, जो हमारा जो संपत्ति का कानून था, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन टाइम में 19 के 6 में, ठीक है, 19 जो हमारा मूल अधिकार है, 19 के 6 में क्या था, ये दिया हुआ था कि संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। तो उस टाइम में क्या हुआ कि यहाँ से ये संपत्ति का कानून को मौलिक अधिकार से हटा करके इसे 300 के ए में डाल दिया गया। ठीक है, 300 ए में डाल करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये भी इस टाइम का ये इम्पोर्टेंट मतलब संशोधन था। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर का रहा है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो अब पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देखते हैं इसमें। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो ये जो होता है, इससे में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो ये 73वां, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। और अगर इसमें क्या कहते हैं, अगर बात करें कि किस अनुसूची में ये आता है, तो ये अनुसूची इसका हो जाएगा 11। ठीक है, अनुसूची हो जाएगा 11। ओके, और अगर बात करिए, और ये पंचायती राज व्यवस्था ये किनके कहने पे लाया, किस समिति की सिफारिश पे आया था, या फिर ये कहे कि अगर वास्तुकार इसके कौन थे, तो B.R. मेहता। किस समिति की सिफारिश पे आया था, B.R. मेहता। ठीक है, और सबसे पहला राज्य जहाँ पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई, तो राजस्थान के नागौर जिले में। ओके, और ये क्या है, और इसके बारे में एक और बात जानिए, ये गांधी जी के आदर्शों पे थे। ठीक है, इसलिए नागौर में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भी कब होती है, तो 2 अक्टूबर को, गांधी जी की जन्मतिथि। ओके, नेक्स्ट है 11 नंबर, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है, मतलब कि ना ही तो उसका क्या होता है, आयात ना ही निर्यात। ठीक है, मतलब वो न दूसरे देशों को सामान बेचता है, ना ही दूसरे देशों से सामान लेता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, ना ही सामान को उसे बेचना है, ना ही उसे किसी सामान खरीदना है, तो वो क्या हो जाएगा, बंद अर्थव्यवस्था। अब बंद अर्थव्यवस्था ये किस देश की है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये हो जाएगी हमारी उत्तरी कोरिया। ठीक है, जैसे जिस टाइम में कोरोना का भी प्रभाव पड़ा था, उस टाइम में नॉर्थ कोरिया ने क्या कहा था, मतलब सभी देशों ने अप्रॉक्स अपने आयात निर्यात पे मतलब प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन उत्तरी कोरिया ने क्या किया था, इन्होंने पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था कि ना कोई सामान आएगा बाहर से, ना ही जाएगा दूसरे देश में। तो बंद अर्थव्यवस्था कहाँ की हो गई, नॉर्थ कोरिया की। ओके, और अगर कहें समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था ये हो जाएगी रूस की। ओके, और अगर पूछे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की है मिश्रित। ओके, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है। 12 नंबर कहता है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर जो होता है ये किससे संबंधित, ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ओके, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से। और इसके मतलब प्रतिपादक कौन थे, इस अवधारणा की हिंदू वृद्धि दर के, ये किन्होंने लाया,
तो प्रोफेसर राजकृष्ण, ठीक है, प्रोफेसर राजकृष्णा जो थे ये इन्होंने इस हिंदू वृद्धि दर इस अवधारणा को इन्होंने प्रतिपादित किया था। ओके, नेक्स्ट है 13 नंबर, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1975 में। ओके, और सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? तो मुरादाबाद में। सबसे पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ खुला था? मुरादाबाद। और मुरादाबाद कहाँ हो जाएगा? ये यूपी का है। ओके, और कब खुली थी? 1975 में। और अगर यहाँ पे एक और बात करें 1982, ये दिख रहा है ऑप्शन, ठीक है, 1982 में आप लोग बताते हैं हम 1982 में किसकी स्थापना होती है? तो नाबार्ड की। ओके, 1982 में किसकी स्थापना होती है? तो नाबार्ड की स्थापना होती है। नेक्स्ट है 14 नंबर, किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर नामक एक नए नगर की स्थापना की? अमृत सरोवर, अमृतसर को ही क्या कहा जाता है? अमृत सरोवर। तो इसके बारे में देखते हैं, अमृतसर सरोवर या फिर अमृतसर की स्थापना किसने की थी? ठीक है, अमृतसर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने। ओके, और इसके बाद देखिए गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ये सिख धर्म के क्या है? 10वें गुरु है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? पटना साहिब में हुआ है, बिहार के पटना साहिब में। और ये जो होता है खालसा पंथ की नींव भी किन्होंने रखी? गुरु गोविंद सिंह ने रखी थी। ठीक है, गुरु नानक जी जो थे ये सिख धर्म के ये पहले गुरु थे, गुरु नानक देव। गुरु अर्जुन देव, इनके बारे में देखें तो इन्होंने क्या की थी? हर मंदिर या फिर स्वर्ण मंदिर। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास, लेकिन स्वर्ण मंदिर की स्थापना या फिर उसे हर मंदिर भी कहा जाता है, हर मंदिर साहिब की स्थापना किन्होंने कराई थी? गुरु अर्जुन देव ने। ओके, और गुरु अमरदास की बात करें तो इन्होंने क्या की? इन्होंने लंगर प्रथा जो चलती आ रही है इनमें, लंगर प्रथा की शुरुआत किन्होंने की? गुरु अमरदास ने। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो पूरब का मैनचेस्टर कि पूरे विश्व की बात हो रही है, तो पूरब का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? तो ये ओसाका, ओसाका ये शहर का नाम है, और ये शहर है कहाँ? तो जापान में, जापान के शहर ओसाका में। ओके, और अगर इसी में पूछे भारत का मैनचेस्टर किसे कहता है? तो भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा अहमदाबाद, गुजरात। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी, ठीक है, ये दोनों फेमस जगह है, भारत का है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी ये दोनों कहाँ स्थित है? तो वेस्ट बंगाल, कोलकाता। ओके, 17 कह रहा है, विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ओके, और कब की थी? 1921 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की 1921 में। ठीक है, और ये कहाँ पे किया था? तो इन्होंने ये किया था वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल का शांति निकेतन एक नगर जगह का नाम है, वहीं पे इन्होंने क्या किया? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 18 नंबर, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा नहीं गुजरती, ये कहाँ से? ठीक है, तो पहले देखते हैं किस किस राज्य से होकर गुजरती है। भारत में टोटल कितने 8 राज्यों से, ठीक है, भारत में टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पहला आ जाता है मध्य प्रदेश, सबसे पहला आता है गुजरात। ओके, फिर राजस्थान, इसके भी थोड़े से एरिया को ये टच करती है। फिर आता है मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद जो होता है छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा हमारा झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, ओके, त्रिपुरा, और उसके बाद आ जाएगा मिजोरम। ये टोटल 8 राज्य है जहाँ से होकर के भारत से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बिहार, बिहार से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है 19 नंबर, किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये किन्हें मिला है? नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट है 20 नंबर, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो ई वेस्ट इको पार्क ये कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? तो दिल्ली ने। ठीक है, और इसकी घोषणा किसने की है? तो पर्यावरण मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है कि ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा नई दिल्ली में। ओके,
अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का समान ज्ञान का जो होता है 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ से साइंस का क्वेश्चन देख रहे हैं, ओके। ये कौन सा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है? तो साइंस के कितने क्वेश्चन है? साइंस के भी टोटल 20 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से देखिएगा। तो पहला है इसमें, डीएनए मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। तो डीएनए मॉडल जो होता है, सबसे पहले इसका जानते हैं। डीएनए का मॉडल ये कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। इसकी संरचना कैसी होती है? तो ये इसकी संरचना है, ओके। ये डीएनए है। और आरएनए जो होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है, ऐसे करके, ओके। ये आरएनए सिंगल हेलिक्स हो गया, और डीएनए ये वाला क्या हो गया? डीएनए डबल हेलिक्स, ओके। तो डीएनए मॉडल ये जो होता है किन्होंने प्रस्तुत किया था? वाटसन और क्रिक ने। डबल हेलिक्स इसका मतलब ये डिज़ाइन होता है, ये किन्होंने बताया था इस मॉडल को? तो वाटसन और क्रिक ने। कब बताया था? इसके लिए इन्होंने 1962 में इन्हें क्या मिल चुका है? नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 1962 में। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर, एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है, ठीक है। एलपीजी जो होता है, इसमें अगर जनरली सिर्फ एलपीजी ले, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें कोई स्मेल नहीं होता है, लेकिन इसको दुर्घटना से बचाने के लिए, ठीक है, क्या ये, ताकि जब गैस लीक हो रहा हो तो लोगों को पता चल सके कि हाँ गैस लीक हो रहा है, इसलिए इसमें गंधीय पदार्थ मिलाया जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा गंधीय पदार्थ मिलाया जाता है? तो एथिल मर्केप्टेन, ओके। ये गंधीय पदार्थ कौन सा से मिलाया जाता है? तो एथिल मर्केप्टेन। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, ठीक है। तो सुचालक मतलब कंडक्टर, और कंडक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब जिससे जो होता है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर यहाँ पे ऊष्मा का बात कर रहा है तो जिससे हीट जो होता है वो आसानी से इजली उससे क्या हो पास कर जाए एक से दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो इसका मतलब वो क्या है? गुड कंडक्टर है। या फिर अगर वो उससे पास नहीं करता है तो वो इंसुलेटर है, अगर लेकिन पास कर जाता है तो कंडक्टर है। तो यहाँ पे बात कर रहा है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो देखते हैं, ठंडा पानी, समुद्र का पानी, गर्म पानी, ओके। तो इसमें ठंडा पानी जो है, ओके, और समुद्र का पानी, गर्म पानी, और या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, ठंडा पानी हो या फिर गर्म पानी हो, इससे कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन समुद्र का पानी जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समुद्र के पानी में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड NaCl, ओके। जिससे कि जब होता है ये जो होता है ये आयंस में टूट जाते हैं, Na+ और Cl- में, ठीक है। जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी भी पास कराते हैं तो ये दो मतलब आयंस में टूटते हैं, Na+ और Cl- में। इस वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, और ये जो होता है हीट के भी क्या है? बहुत ही अच्छे सुचालक हैं, ओके। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समुद्र का पानी। नेक्स्ट है, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, उनकी द्रव्यमान संख्या बताना है, ठीक है। तो देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये दोनों सेम है, और न्यूट्रॉन कितना है? 10। तो इसका जो है द्रव्यमान संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर, ठीक है, सॉरी, प्रोटॉन का नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ क्या होता है? न्यूट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो क्या होता है? वेरी करता है, इसीलिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 9, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10। तो टोटल नंबर कितना हो जाएंगे? तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा इसका 19, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा 19। नेक्स्ट है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, ओके। तो अदिश राशि अगर इसका इंग्लिश देखें तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी कौन सा है? तो दो टाइप का होता है, एक स्केलर होता है और एक होता है वेक्टर, ठीक है। तो स्केलर जो होता है, दोनों में अंतर यही है कि स्केलर जो होता है इसमें क्या होता है? स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, मतलब इसमें सिर्फ माप होता है, उसका कोई फिक्स डायरेक्शन या दिशा नहीं होता है। लेकिन वेक्टर में जो होता है इसका एक फिक्स डायरेक्शन होता है और एक मैग्नीट्यूड होता है, माप, ओके। जैसे अगर हम लोग कहें कि 5 kg चावल, ठीक है, 5 kg चावल देना है, तो चावल का क्या है? यहाँ बस माप है, किस डायरेक्शन में घुमा के चावल देना है। ऐसा थोड़ी करें कि उत्तर की ओर घुमा हुआ चावल दो या फिर पूरब की ओर घुमा हुआ चावल दो, कोई डायरेक्शन नहीं है, बस 5 kg चावल। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि यहाँ से इस डायरेक्शन में तुम्हें 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाना है, तो यहाँ 4 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया, और उत्तर ये क्या है? ये एक डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, ये डायरेक्शन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा?
वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो हो जाएगा वेक्टर, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो हो गया स्केलर, इट मीन्स अदिश राशि। ओके, अब यहाँ पूछ रहा है इसमें से कौन अदिश राशि है, उसका पहचान करना है। तो अदिश राशि इसमें से हो जाएगा ओके शक्ति। ठीक है, शक्ति या पावर, पावर ये क्या हो जाएगा, ये अदिश राशि हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है आकाश के नीले रंग का कारण है, आकाश के नीले रंग का कौन सा कारण हो जाएगा, आकाश का जो नीला रंग होता है वो किस कारण से होता है। ठीक है, अब देखते हैं परिक्षेपण, विवर्तन, प्रकीर्णन और व्यतिकरण। ठीक है, अगर इसका इंग्लिश देखें तो प्रकीर्णन का इसमें जो होता है परिक्षेपण, परिक्षेपण का मतलब क्या होता है डिस्पर्सन। ओके, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी सही होगा, अगर इंग्लिश हिंदी दोनों बोल दे तो। परिक्षेपण का मतलब हो जाएगा डिस्पर्सन, और अगर विवर्तन की बात करें तो इसका होता है डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन की बात करें तो हो जाएगा स्कैटरिंग, और व्यतिकरण की बात करें तो ये हो जाएगा इंटरफेरेंस। ओके, तो यहाँ कह रहा है कि आकाश का जो हमें नीला रंग दिखाई देता है वो किस कारण से दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण क्या होता है, हमें आकाश का रंग नीला शो करता है। ओके, सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। 27 नंबर कह रहा है ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है वो मतलब पायरुवेट में, ठीक है, पायरुविक एसिड में वो टूटता है, उसके बाद जो होता है मतलब उससे एनर्जी रिलीज होता है, ये एक प्रोसेस होता है डाइजेशन का। तो इसमें कह रहा है कि ऊर्जा को उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ओके, यकृत ये हो गया, नाभिक ये भी नहीं, अग्नाशय ये भी नहीं। ओके, सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल में होता है। नेक्स्ट 28 नंबर का रहा है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो मनुष्य की खोपड़ी की अगर बात करें तो इसमें कितनी हड्डियां हो जाएगी, 22। ओके, और 22 इसमें देखते हैं 22 कैसे, कपाल जो हमारा सर का कपाल है, कपाल में कितनी होती है, 8। ठीक है, और चेहरा में कितने होते हैं, 14। ये दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, 22। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां, 22। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर, तो चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था, मतलब चेचक का जो टीका होता है ये किन्होंने दिया था, तो एडवर्ड जेनर ने। ओके, और यहाँ पे देखते हैं और ऑप्शन तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं, इन्होंने क्या किया था, पेनिसिलिन का खोज किया था, मतलब पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, उसे बनाया था। ओके, थियोफ्रेस्टस, इनके बारे में जाने तो ये क्या होते हैं, इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग या फिर बॉटनी कहें, बॉटनी का जनक किन्हें कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को। और अगर बात करें जूलॉजी का जनक किन्हें कहा जाता है, तो अरस्तु को। ओके, नेक्स्ट है मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है, कहाँ होता है, तो इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन जो होता है ये क्या करता है, इसका अगर कम या ज़्यादा होना, ये क्या अगर ये ज़्यादा हो गया, ठीक है, इंसुलिन का मतलब ये जो होता है इंसुलिन, डायबिटीज, इंसुलिन किस बीमारी से संबंधित है, तो ये डायबिटीज से संबंधित है। ओके, और इसका उत्पादन कहाँ होता है, तो अग्नाशय में। अग्नाशय 3 टाइप के और जूस निकलते हैं, LAT। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं LAT, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, खाना को पचाने, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन तीनों को ये पचाने का काम करते हैं। और इंसुलिन ये भी कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से। और LAT, इन तीनों को क्या कहता है, गैस्ट्रिक जूस भी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि गैस्ट्रिक जूस इसका उत्पादन कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से। ओके, नेक्स्ट है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Na2CO3, ठीक है, 10H2O। इसका सही आंसर हो जाएगा Na2CO3 10H2O। तो ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C सही है। ओके, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट है 32 नंबर, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक, ठीक है, ये किन्हें कहा जाता है, तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक हो गए, इसका हो जाएगा आंसर एंटोनी लेवोजियर। ओके, आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक एंटोनी लेवोजियर। ओके,
नेक्स्ट है, गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग होता है? गली में जो हम लोग देखते हैं वो पीला कलर का लाइट लगा होता है, तो उसमें किसका यूज होता है? सोडियम का। ओके। नेक्स्ट है 34 नंबर, उत्तोलक। उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ठीक है, उत्तोलक के बारे में देखते हैं। तो ये भी कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। ठीक है, प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक। ठीक है, तीनों को होता है। तो ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? तो आर्किमिडीज। ओके, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कौन काम करता है? उत्तोलक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे? मतलब कितना डिग्री ये कितना डिग्री वो शो करेगा ताकि वो सेल्सियस में रहे या फ़ारेनहाइट में, एक ही उसका टेम्परेचर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। ओके, आंसर हो जाएगा इसका -40 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? तो देखिए, ट्रिपल वैक्सीन ये तीन चीज़ों का ये बीमारियों का ये टीका होता है जो एक ही साथ पड़ता है। हमारे हाथ में एक निशान भी होता है। ठीक है, वो निशान किसका? यही ट्रिपल वैक्सीन का ही होता है, और ये नवजात शिशु को ही पड़ जाता है। तो ये कौन कौन से 3 बीमारियों के लिए लगता है? तो देखते हैं इसको। यहाँ पे इसका होता है इसमें डीपीटी का टीका। ठीक है, इसको यही कहा जाता है डीपीटी का टीका। ठीक है, ये होता है काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए। तो आंसर के अकॉर्डिंग हो जाएगा काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन B12 को क्या कहा जाता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा कोबालमिन। ओके, इसको इस तरह से भी ध्यान रखें कि विटामिन B12 में जो होता है ये कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो कोबाल्ट से इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कोबालमिन। और थायमिन की बात करें तो ये क्या है? B1 का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। ओके, बायोटीन की बात करें तो बायोटीन जो होता है ये बायोटीन ये B7 हो जाएगा। ठीक है, और नियासिन की बात करें तो ये B5। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एटम बम का आविष्कार किया था। एटम बम का आविष्कार किन्होंने किया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओके, ऑप्शन नंबर ए, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने क्या किया था? इन्होंने एटम बम का आविष्कार किया था। 39 है, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो वो किस जगह पे होगा? समुद्र स्तर पे? बिल्कुल नहीं। भूमध्य रेखा? ये भी नहीं। ध्रुव? ये भी नहीं। ठीक है, कहाँ पे? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है, पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाने का काम किसका है? ठीक है, भोजन किसको पहुंचाना? भोजन पहुंचाने का काम रहता है फ्लोएम का। ओके, और अगर पानी पहुंचाने का बात रहेगा तो वो जाइलम। जाइलम क्या करता है? ये जल पहुंचाता है। इस तरह से ध्यान रखिए, जाइलम जल पहुंचाएगा और फ्लोएम ये खाना पहुंचाता है, भोजन पहुंचाता है। ओके, तो ये हमारा साइंस का क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग जो होता है ये हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। हिंदी में भी टोटल आप लोगों के 30 क्वेश्चन है। ओके।